हाल ही में आरबीआई की तरफ से भारत में एफडीआई को लेकर के यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के कुछ डेटा जारी किया गया है। जो डेटा ये बताता है कि अप्रैल 2025 में भारत में एफडीआई की संख्या बढ़ी है, यानी कि भारत में विदेशी निवेशकों ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि चैनल की इस नई वीडियो में। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत, और जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है कि हम अपनी वीडियो हमेशा एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। तो आज के सवाल को अगर आप देखें, आज का सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्या पूछा गया है आपको कि एफडीआई में नहीं रखा जाता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ऑप्शंस आपके सामने जो दिए हुए हैं उसमें पहला ऑप्शन है विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में फैक्ट्री लगाना। ऑप्शन बी विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में व्यवसायिक सेवाओं में निवेश करना। ऑप्शन सी भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में कंपनियां खरीदना। ऑप्शन डी विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसको एफडीआई की कैटेगरी में रखा जाएगा, किसको रखा जा सकता है। रूल्स क्या कहते हैं ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, कौन सा आ सकता है ये आपको बताना है। तो ये सबसे पहले हमने सवाल देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं सबसे पहले खबर के बारे में कि खबर हमारे सामने क्या निकल करके आई है। तो डेटा हमारे सामने निकल करके आया है, अप्रैल महीने के आंकड़े हैं, आरबीआई की तरफ से जारी किए गए हैं। और आंकड़े ये बताते हैं कि अप्रैल महीने में भारत में जो नेट एफडीआई था, क्या नेट एफडीआई जो था वो तकरीबन आपका 3.95 अरब डॉलर के आसपास था। इतना पैसा जो है वो भारत को प्राप्त हुआ था। तो ये नेट एफडीआई भारत का है, जो कि पिछले 35 महीनों में सबसे बड़ा स्तर है। पिछले 35 महीनों में भारत को जितना भी एफडीआई मिला है उसमें सबसे ज्यादा एफडीआई जो है वो यहां पर आपको देखने को मिला है। और पिछले साल की तुलना में अगर आप देखें तो ये लगभग आपका दोगुना हो चुका है। तो पिछले 35 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है, और पिछले साल की तुलना में यानी कि अप्रैल 2024 की तुलना में ये अप्रैल 2025 में लगभग दोगुना हो चुका है। तो ये भारत के एफडीआई की क्या सिचुएशन है उसकी हमने बात की। इसके अलावा मार्च 2025 में भारत से शुद्ध एफडीआई का 438 मिलियन डॉलर जो है वो आउटफ्लो हुआ, यानी कि इतना पैसा आपका भारत से बाहर गया है। इसके अलावा 2024-25 की पिछली 9 में से 6 तिमाहियों में शुद्ध एफडीआई में आपको गिरावट देखने को मिली है। यानी कि पिछले कुछ समय का अगर आप भारत में ट्रेंड देखें तो ट्रेंड ये रहा है कि 9 में से जो 6 आपकी तिमाहियां हैं उनमें बेसिकली आपका भारत में जो पैसा है, जो मात्रा भारत जो पैसे भारत में आते हैं एफडीआई के तौर पर, वो पैसे कम हुए हैं, उनकी मात्रा कम हुई है। तो एक ये ट्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहले हमने खबर की बात की कि खबर हमारे सामने क्या निकल करके आई है, आरबीआई ने जो डेटा जारी किया है वो क्या है। अब इस डेटा में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मौजूद हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। उनसे जुड़े जो इंपॉर्टेंट तथ्यात्मक बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। तो अप्रैल में आपका जो सकल एफडीआई है, तो एफडीआई बेसिकली आपका दो तरीके का होता है, एक है आपका ग्रॉस एफडीआई और एक है आपका नेट एफडीआई। तो ग्रॉस एफडीआई कितना है आपका, ग्रॉस एफडीआई इस बार जो है वो तकरीबन आपका 8.8 अरब डॉलर के आसपास रहा, जो कि पिछले 39 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है, पिछले 39 महीनों का सबसे हाईयर लेवल आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल का सकल एफडीआई प्रवाह साल दर साल आधार पर 23% बढ़ा है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर हमने सकल एफडीआई की भी बात की है, यहाँ पर हमने शुद्ध एफडीआई की भी बात की है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों के डिफरेंस को अगर आप देखें, सकल एफडीआई और शुद्ध एफडीआई क्या होता है। सबसे पहले आप किसी देश का ग्रॉस एफडीआई कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस एफडीआई का मतलब होता है कि एक देश को विदेशों से जितना भी पैसा प्राप्त हुआ है वो कितना भी हो सकता है, वो टोटल जो अमाउंट होता है एफडीआई का उसको आप ग्रॉस एफडीआई कहते हैं। अब ग्रॉस एफडीआई से अगर आप दो चीजों को निकाल देते हैं या दो चीजों को घटा देते हैं, कौन कौन सी दो चीजें हैं, एक तो जितने विदेशी निवेशकों ने भारत से पैसा बाहर निकाला है, और दूसरा जितने भारतीय निवेशकों ने बाहर के देशों में पैसा लगाया है। इन दोनों चीजों को अगर आप बाहर निकाल देते हैं तो इसको घटाने के बाद आपको प्राप्त होता है नेट एफडीआई। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ग्रॉस एफडीआई और नेट एफडीआई में क्या डिफरेंस है। तो नेट एफडीआई में आपको दो चीजें हटानी पड़ती हैं, कौन कौन सी दो चीजें, एक तो जितना पैसा विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से बाहर निकाला है, और इसके साथ साथ भारतीय जो इन्वेस्टर्स हैं, भारतीय जो कंपनियां हैं, उन्होंने विदेशों में जितना इन्वेस्ट किया है वो भी आपको हटाना पड़ता है, तब जाकर के आपका नेट एफडीआई निकल करके आता है। तो ग्रोस एफडीआई कितना है हमारा, ग्रॉस एफडीआई है आपका 8.8 अरब डॉलर, यानी कि टोटल भारत को कितना पैसा मिला है, टोटल भारत को इतना पैसा मिला है। अब अगर इसमें से आप उन दो चीजों को हटा देते हैं तो क्या निकल करके आता है, आपका नेट एफडीआई निकल करके आता है। और नेट एफडीआई कितना है, नेट एफडीआई है आपका 3.95 अरब डॉलर के आसपास।
तो ये दोनों चीजें, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें अप्रैल में विनिर्माण और व्यावसायिक सेवाओं में कुल एफडीआई का लगभग आधा हिस्सा आपको देखने को मिला। यानी कि भारत में जितना भी पैसा विदेशी निवेशकों की तरफ से इन्वेस्ट किया गया, उसमें से जो आधे से ज्यादा पैसा था वो केवल इन दो सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया गया। कौन कौन से सेक्टर हैं? एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और दूसरा आपका सर्विस सेक्टर है। तो दोनों को आपको याद रखना है कि भारत में दो सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है जहां पर ज्यादातर पैसा आपको देखने को मिलता है। एक है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा है आपका बिजनेस सर्विस सेक्टर। इसके अलावा 2024-25 में शुद्ध एफडीआई यानी कि नेट एफडीआई केवल 2.2 अरब डॉलर रहा था। यानी कि पिछले साल हमारा जो नेट एफडीआई था वो काफी ज्यादा कम था, जबकि उससे पिछले साल अगर आप देखें 2023-24 की अगर आप बात करें तो 2023-24 में ये 10.13 अरब डॉलर के आसपास था, जो कि ये दर्शाता है कि 2024-25 में इसमें 77% की गिरावट आपको देखने को मिली थी। अब धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे हम बढ़ोतरी कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम अपने पुराने लक्ष्य को भी कवर कर लेंगे। जो हमारा पुराना टारगेट रहा है उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने तथ्यात्मक बिंदुओं में देखे। अब निवेश का वैश्विक परिप्रेक्ष्य अगर आप देखें ग्लोबल लेवल पर क्या सिनेरियो है, तो विश्व बैंक की तरफ से बेसिकली एक चेतावनी जारी की गई थी, कुछ आंकड़े जारी किए गए थे जून 2025 में। जो आंकड़े बेसिकली ये बताते हैं कि आपका 2023 में विकासशील देशों में जो एफडीआई है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको 435 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली है, जो कि पिछले 20 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। यानी कि जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इस पूरी घटना को लेकर के, इस पूरे डेटा को लेकर के विश्व बैंक के जो उप मुख्य अर्थशास्त्री हैं उनकी तरफ से बेसिकली इसको एक चिंता की घंटी के तौर पर बताया गया था कि ये जो है एक रिंग ऑफ या अलार्म ऑफ क्राइसिस आप इसको मान सकते हैं या प्रॉब्लम आप इसको मान सकते हैं। क्योंकि उनका कहना था कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो वहां पर बेसिकली आपका जो रोजगार सृजन हो रहा है वो भी रिवर्स हो जाएगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जो व्यापार में इन्वेस्टमेंट हो रहा है या जो व्यापार का डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब चीज सारी चीजें जो हैं वो रुक जाएंगी और ये रुकना जो है ये हमारी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर जो आपको सिनेरियो देखने को मिल रहा है वो काफी अनसर्टेन है। दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत कम इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में भारत में अप्रैल महीने में जो आपका एफडीआई बढ़ा है उसको आप भारत के लिए एक अच्छी खबर के तौर पर देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने ग्लोबल लेवल पर क्या सिनेरियो है उसको लेकर के देखा। अब निवेश की वापसी की बात करते हैं, यानी कि भारत से जो पैसा बाहर जाता है। एक तो हमने देखा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हैं, सभी पैसे को कैलकुलेट करते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट में आप निवेश की वापसी को घटा देते हैं। तो निवेश की वापसी का क्या पूरा ट्रेंड जो है वो भारत में रहा है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अप्रैल महीने में भी विदेशी निवेशकों द्वारा धन की वापसी जारी रही लगातार। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से जो विदेशी निवेशक हैं वो भारतीय बाजार से बहुत ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपने ये भी महसूस किया होगा कि भारतीय शेयर बाजार जो है वो काफी ज्यादा गिर रहा था। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स पैसा वापस निकाल रहे थे। तो अप्रैल महीने में भी ये पैसा निकालना जारी रहा, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। कितना कम हो गया है? तो ये पिछले साल के मुकाबले लगभग आधा, यानी कि तकरीबन आपका 1.6 अरब डॉलर के आसपास मौजूद है कि इतना पैसा विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से बाहर निकाले गए हैं। मार्च महीने की तुलना में इसको आप 36% कम मान सकते हैं। 36% गिरावट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली है। भारतीय कंपनियों द्वारा एफडीआई अप्रैल में 3.19 अरब डॉलर के आसपास रहा। यानी कि बेसिकली आपका भारतीय कंपनियों ने जितना पैसा विदेशों में इन्वेस्ट किया वो तकरीबन आपका 3.19 अरब डॉलर के आसपास रहा, जो कि साल दर साल आधार पर 169% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यानी कि इस बार अप्रैल महीने में भारतीय इन्वेस्टर्स ने विदेशी जो आपकी कंपनियां हैं उनमें या विदेशी जो आपके मार्केट्स है वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। कितना किया है? तकरीबन आपका 3.1 अरब डॉलर के आसपास रहा। भारतीय इन्वेस्टर जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं दुनिया के दूसरे देशों में, उसमें आपका बिजली क्षेत्र मौजूद है, गैस, जल, फाइनेंस, बीमा और व्यवसायिक सेवाएं। तो ये वो क्षेत्र हैं जहां पर भारतीय इन्वेस्टर दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से देशों में भारतीय इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उसको अगर आप देखें तो इसमें 3 आपके मेन देश हैं। सिंगापुर में भारत की तरफ से बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मॉरिशियस में भारत की तरफ से बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जर्मनी आपका तीसरे नंबर पर है। तो सिंगापुर, मॉरिशियस और जर्मनी, सिंगापुर, मॉरिशियस और जर्मनी, ये 3 देश हैं जहां पर भारतीय इन्वेस्टर काफी ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो हमने दोनों चीजें देख ली। आपको याद होगा हमने 2 कंपोनेंट डिस्कस किए थे जो आपको घटाने होते हैं। एक तो विदेशी निवेशकों ने भारत से कितना पैसा निकाला है, तो अप्रैल महीने में ये 1.67 अरब डॉलर के आसपास रहा। और फिर भारतीय इन्वेस्टर द्वारा विदेशों में कितना इन्वेस्ट किया गया है, तो अप्रैल महीने में ये
3.19 अरब डॉलर के आसपास रहा। तो ये बेसिकली निवेशकों की वापसी का कुछ डेटा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब कुछ और जो आपका खर्चा भारत की तरफ से होता है, जो भारतीय जो आपके लोग हैं वो विदेशों में जो खर्चा करते हैं उसका क्या ट्रेंड रहा है, उसको समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बेसिकली घटाया ही जाता है। तो अगर इसमें अगर आप देखें तो भारतीय निवेशकों द्वारा या भारतीय नागरिकों द्वारा जो आरबीआई की तरफ से एक स्कीम की शुरुआत की गई थी, स्कीम का नाम है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम किसकी तरफ से शुरू की गई है? आरबीआई की तरफ से शुरू की गई। तो ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, इसके तहत भारतीय नागरिकों द्वारा अप्रैल महीने में तकरीबन 2.4 अरब डॉलर जो है इतना अमाउंट बाहर भेजा गया, इतने अमाउंट का रेमिटेंस जो है वो बाहर भेजा गया, जो कि आपका पिछले साल की तुलना में 9% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। रेमिटेंस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की बात करें तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को आरबीआई की तरफ से शुरू किया गया था, जिस स्कीम के तहत आरबीआई जो है वो भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो नाबालिग व्यक्ति हो चाहे वो बालिग व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों को बेसिकली अधिकार देता है कि वो किसी भी स्वीकार्य चालू या पूंजी खाता लेन देन या दोनों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक की स्वतंत्र रूप से धनराशि भेज सकते हैं। यानी कि दुनिया के दूसरे देश में इतना अमाउंट भेजा जा सकता है बिना सरकार की अनुमति के। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें दो पॉइंट आपके सामने हैं, एक है आपका चालू पूंजी, एक है चालू खाता, दूसरा पूंजी खाता। दोनों काम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, चालू खाता का मतलब ये है कि बेसिकली आप इसको ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको विदेशों से कुछ सामान मंगाना है, तो अगर आपका सामान इतने अमाउंट के अंदर आता है तो आपको सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पूंजी खाते की अगर आप बात करें, पूंजी खाते का मतलब यह है कि मान लीजिए आप अमेरिका के बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अमेरिका के बाजार में इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं और आपका अमाउंट इतने से कम है तो आपको सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा होता है तो फिर आपको सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये लिमिट जो है, कितनी लिमिट है? 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की लिमिट जो है वो आरबीआई की तरफ से डिसाइड की गई है। तो ये आपको याद रखना है। चालू खाता पूंजी खाते का क्या मतलब है ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। स्वतंत्र रूप से आप इस धनराशि को विदेशों में ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कितना किया गया है इस बार अप्रैल के महीने में? 2.4 अरब डॉलर के आसपास, जो कि पिछले साल की तुलना में बेसिकली आपका 9% की वृद्धि है। इसमें से यात्रा पर अगर आप बात करें, यानी कि जो लोगों ने ट्रैवल किया है अलग अलग देशों में, उस पर जो खर्चा किया गया है वो तकरीबन आपका 1.27 अरब डॉलर के आसपास रहा है, जो कि साल दर साल आधार पर 11% की ग्रोथ को दर्शाता है। अब ये वाला जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत जो लोग फायदा उठाते हैं, उसमें से जो अधिकांश सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट जहां पर इस्तेमाल होता है वो ट्रैवल ही होता है। तो हर बार आप देखेंगे जब भी आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का डेटा उठा करके देखेंगे तो उसमें ट्रैवल का जो आपका जो कंपोनेंट है वो सबसे ज्यादा आपको नजर आएगा, और इस बार भी सबसे ज्यादा ही है। इस बार भी इसमें 11% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप विदेशी पढ़ाई पर खर्च की बात करें, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं तो वो भारतीय रुपया ले जाकर के विदेशों में जो है विदेशी सरकार को देते हैं, तो इससे जितना पैसा भारत से बाहर गया है उसको अगर आप देखें तो इसमें आपको 21% की गिरावट देखने को मिली है, और ये 164 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। यानी कि भारतीय स्टूडेंट की संख्या पिछले कुछ सालों में, और ये पहली बार नहीं है कि अप्रैल महीने में इसमें गिरावट हुई है। अगर आप डेटा को उठा करके देखेंगे तो जनवरी से अप्रैल 2025 की अवधि में भी विदेशी पढ़ाई पर कुल खर्च जो है वो 21% घटा है, और ये 874 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। तो डेटा बेसिकली ये बताता है कि पिछले 9 महीने से लगातार अगर आप डेटा पर नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि विदेशों में पढ़ने पर जो खर्च हमारी सरकार या हमारे जो स्टूडेंट खर्च करते हैं उसमें साल दर साल आधार पर पिछले 9 महीने से लगातार गिरावट आ रही है। और इस गिरावट के पीछे का मेन रीजन अगर आप देखें तो इसमें मेन रीजन ये है कि बेसिकली आपका जो ट्रंप की पॉलिसीज रही हैं या यूरोप में एंटी इमिग्रेशन जो आपके प्रोटेस्ट होते रहते हैं वो इसमें एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। और इसको आप डेटा से भी देख सकते हैं। जैसे डेटा ये बताता है कि अमेरिका में बेसिकली काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, और 2024 में भारतीय छात्रों के लिए जो वीजा जारी किया गया था उसमें 38% की गिरावट आपको देखने को मिली थी। यानी कि भारतीय छात्रों को अब विदेशों में कम मौका मिल रहा है पढ़ाई करने का, और इसी की वजह से जो हमारा टोटल रेमिटेंस है जो बाहर जाता है उसमें भी आपको कमी देखने को मिल रही है। तो ये हमने इस डेटा का भी विश्लेषण कर लिया है, डेटा क्या बताता है उसको देख लिया है। अंत में आगे की राह पर बात कर लेते हैं। इस पूरे डेटा के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो निष्कर्ष की अगर आप बात करें, सबसे पहले आरबीआई का यह मानना है कि निवेशकों की वापसी जो है ये एक परिपक्व बाजार की निशानी है, मैच्योर मार्केट की निशानी है। हर तरह की मार्केट में आपको ये सिनेरियो देखने को मिलता रहता है।
जहां विदेशी निवेशक आसानी से भारत में प्रवेश कर सकते हैं और आसानी से भारत से बाहर जा सकते हैं। तो उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन हमने नहीं लगाया है, जो ये चीज इस चीज को दर्शाता है कि भारतीय बाजार काफी ज्यादा मैच्योर है और इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने में सक्षम है। तो आप कह सकते हैं आरबीआई इस पूरे सिनेरियो को एक पॉजिटिव ट्रेंड के तौर पर, यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी जो है वो खोजने की कोशिश की जा रही है। अगर आप सकल एफडीआई की बात करें, अगर आप ग्रोस एफडीआई प्रवाह जो है वो बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, जो कि दिखाता है कि भारत जो है वो अभी भी निवेश का एक इम्पॉर्टेंट गंतव्य जो है वो बना हुआ है। वैश्विक परिदृश्य वर्तमान समय में चुनौतीपूर्ण है, उस पर हमने पहले ही बात कर ली है कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में, खासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज में आपको एफडीआई की मात्रा कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत मजबूत आर्थिक संकेत और विविध निवेश क्षेत्र भारतीय बाजार के लिए एक सकारात्मक संदेश जो है पेश करते हैं। अगर एक और ट्रेंड हमने यहाँ पर देखा कि भारतीय छात्र जो है वो विदेशी शिक्षा पर उनका खर्च काफी ज्यादा कम हो रहा है, जो कि नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय हो सकता है कि भारतीय छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों में या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिल पा रही हैं। तो इसको लेकर के सरकार कोशिश जरूर कर सकती है कि अलग अलग देशों में भारतीय छात्रों के लिए अलग से जो व्यवस्था है वो व्यवस्था की जाए। तो यहाँ पर यह हमारा जो पूरा टॉपिक है वो होता है समाप्त। और अब यहाँ पर वापस से आते हैं अपने सवाल के ऊपर। जो सवाल आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो आपका कंपोनेंट है उसको आप विदेशी एफडीआई की कैटेगरी में, खासतौर पर एफडीआई आपको याद रखना है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में एफडीआई इनमें से क्या नहीं होगा। तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। सवाल आपके सामने मौजूद है, एक बार फिर से सवाल को आप पढ़ लीजिए, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको और बेहतर ढंग से पढ़ सकें। यहाँ पर हम अपनी वीडियो को करते हैं समाप्त, अपनी वीडियो को देते हैं विराम। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारी वीडियोस के बारे में बताइए, ताकि हमारे और भी साथी और भी दोस्त इस पूरे लाइव या इस पूरे सेशन से जुड़ सकें। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं अपनी वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।